हेलो दोस्तों, उत्तराखंड की पाठशाला में आपका स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, हमारी एक प्लेलिस्ट यहाँ पर चैनल पर चल रही है जो है उत्तराखंड ज्ञान कोश, जहाँ पर हम उसका क्रमबद्ध अध्ययन कर रहे हैं। कई भाग आ चुके हैं और लगातार आ रहे हैं। देखिए, इसी के साथ साथ एक नई प्लेलिस्ट हम शुरू करने की सोच रहे हैं, वो है उत्तराखंड के ओल्ड्स पेपर में पूछे गए उत्तराखंड विषय से संबंधित प्रश्न। देखिए, उत्तराखंड के किसी भी पेपर में 40 से अधिक प्रश्न उत्तराखंड विषय से पूछे जाते हैं, जो कि पेपर क्रैक करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो इसीलिए हम ये नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, जहाँ पर हम देखेंगे ओल्ड्स पेपर में पूछे गए उत्तराखंड के प्रश्न, जानेंगे कहाँ से ये प्रश्न बनते हैं और किस किस प्रकार के प्रश्नों की बनने की संभावनाएं होती हैं। तो देखिए दोस्तों, महत्वपूर्ण है उत्तराखंड के हर एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए ये श्रृंखला। तो आज जो हम यहाँ पर देखेंगे वो हम देखेंगे 2021 में जो फॉरेस्ट गार्ड का री एग्ज़ाम हुआ था फरवरी में, उसमें पूछे गए उत्तराखंड के प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी एक नई श्रृंखला। वीडियो को पूरा देखिए, इसी से आपको फ़ायदा होगा। समय बचाने के चक्कर में आपका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं फॉरेस्ट गार्ड पेपर 2021 का उत्तराखंड के प्रश्नों का विवरण। देखिए दोस्तों, हमारा यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से एक शेखर जोशी की रचना है। तो देखिए, इन 4 रचनाओं में कौन सी एक प्रसिद्ध जो हमारे राइटर हैं उत्तराखंड के शेखर जोशी, उनकी है। तो इसका जो सही आंसर है वो है, देखिए, कोशिका घटवार। प्रसिद्ध एक कहानी है कोशिका घटवार शेखर जोशी की। और अगर एक अन्य प्रसिद्ध कहानी की बात करें जिससे कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, तो वो है दाज्यू। दाज्यू भी जो कहानी है वो शेखर जोशी की ही है। और इसके साथ एक अन्य कहानी है वो है हलवाहा। तो आपको याद रखना है, कोशिका घटवार जो शेखर जोशी की है, उनकी एक जो अन्य प्रसिद्ध कहानी है वो है दाज्यू। और इस सिलेबस में भी है उत्तराखंड जो विद्यालय परिषद है, इसलिए ऐसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का निर्माण हुआ तो किस उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत उत्तराखंड का निर्माण हुआ? 2003, 2001, 2002 या 2000? तो उत्तराखंड निर्माण की अगर हम बात करें तो जो उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम था 2000, उसके अंतर्गत हमारे उत्तराखंड का गठन हुआ। बात करें अगर उत्तराखंड की, तो 1 अगस्त 2000 को लोकसभा में रखा गया था उत्तराखंड विधेयक को। 10 अगस्त को ये राज्यसभा में पास हुआ। 28 अगस्त को KR नारायण ने इसको स्वीकृति दी। और 9 नवंबर 2000 को ये उत्तराखंड का 27वां राज्य बनकर तैयार हुआ। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, वो है, कबूतरी देवी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो लोक कहानियाँ, लोक नृत्य, लोकगीत, लोक चित्रकला। तो हम सभी जानते हैं कबूतरी देवी एक लोकगीतों की एक गीतकार हैं, गीतकार या जो हम कह सकते हैं गायक हैं उत्तराखंड की, जिन्होंने जागर गायिका हम इन्हें कहते हैं कबूतरी देवी को। तो लोकगीतों से इनका संबंध हम मान सकते हैं या मानते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, केदार कांठा, यहाँ पे कंठा हो गया है, लेकिन केदार कांठा जो केदारनाथ की स्थापना से जुड़ा हुआ है, कहाँ है? तो कहाँ पर है केदार कांठा? तो यहाँ पर अगर बात होती जिलों की तो आसानी से आपको समझ आता, लेकिन यहाँ पर नदियों के नाम दिए गए हैं। वो है गढ़गाल नदी के स्रोत पर, या टोंस, या काली, या कोसी के स्रोत पर। तो इसका आंसर निकालना भी देखिए बहुत आसान है। यहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया था। अब सीधी सी बात है कि जो टोंस नदी है वो देहरादून के हिस्सों से निकलती है, देहरादून के ऊपरी हिस्से से निकलती है, रूपिन सुपिन से मिलकर बनती है। और काली जो नदी है वो है हमारे पिथौरागढ़ में, जबकि कोसी नदी हमारे अल्मोड़ा बागेश्वर के आसपास है। अब देखिए, केदार कांठा खुद स्थित है कहाँ पर? उत्तरकाशी में। तो इसलिए साफ साफ आंसर मिल जाएगा कि वो गढ़गाल नदी के स्रोत पर स्थित है उत्तरकाशी में, क्योंकि ये एक नदी है जिसके बारे में आपको उतना ज़्यादा ज्ञान नहीं होगा। बाकी 3 नदियाँ आप साफ साफ समझ पा रहे हैं, ये उत्तरकाशी की नहीं है। अगला जो प्रश्न है वो है, उत्तराखंड में पहला विधानसभा चुनाव कब हुआ? तो देखिए, उत्तराखंड में जो पहला विधानसभा चुनाव हुआ था, इसमें से जो सही आंसर है वो है 2002। इससे पहले यहाँ पर अंतिम सरकार बनी थी 9 नवंबर 2000 को। 2000 का जो चुनाव हुआ 14 फरवरी 2002 को हुआ। कांग्रेस ने इसमें विजय प्राप्त की और 2 मार्च को नारायण दत्त तिवारी यहाँ के मुख्यमंत्री बनाए गए, जिन्होंने अपना 5 साल पूरा किया। और उत्तराखंड के इतिहास में एकमात्र मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिनका 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हुआ है आज तक। अगला जो प्रश्न है वो है, ढालीपुर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो देखिए, ढालीपुर जल विद्युत परियोजना जो निर्मित है इन चारों में से, उसका जो सही आंसर है वो है यमुना नदी पर। यमुना नदी पर बात करें तो देहरादून में स्थित ये परियोजना है। इस पर जो अन्य परियोजनाएं यमुना पर देहरादून में कार्य कर रही है या बन रही हैं, उनमें से सबसे प्रसिद्ध है लखवाड़ डैम। उसके बाद ढकरानी परियोजना भी देहरादून में है यमुना पर, और खोदरी परियोजना भी देहरादून में यमुना पर ही स्थित है। तो देखिए, बात की हमने ढालीपुर, ढकरानी, लखवाड़ और खोदरी, ये 4 परियोजनाएं यमुना पर हैं। अगला प्रश्न है, सन 1962 में कम्युनिस्ट पार्टी के किस नेता ने
उत्तराखंड राज्य की मांग का ज्ञापन भारत सरकार को सौंपा। तो देखिए बहुत पहले से ही उत्तराखंड राज्य की मांग यहाँ पर चल रही थी। तो 1962 में कम्युनिस्ट पार्टी के एक नेता थे जिन्होंने मांग का ज्ञापन भारत सरकार को सौंपा। तो इसके जो सही आंसर है वो है आंसर नंबर 1 कॉमरेड पीसी जोशी ने। देखिए कम्युनिस्ट पार्टी के एक बहुत बड़े नेता हैं उत्तराखंड में कॉमरेड पीसी जोशी। इन्होंने ही उत्तराखंड का ये ज्ञापन, उत्तराखंड राज्य की मांग का ज्ञापन भारत सरकार को सौंपा था। इनके बारे में बात करें तो इन्होंने सर्वदलीय संगठन समिति की स्थापना की थी 1955 में, जो कि उत्तराखंड राज्य की मांग के लिए बनाई गई थी। अगला जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अब लुप्त प्राय हो गया है। तो इनमें से कौन सा पक्षी एक ऐसा है जो अब लुप्त प्राय हो गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है पहाड़ी बटेर। अंतिम बार देखने को मिला था 1836 में, मसूरी में ये देखने को मिला था हमें। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से एक समूह नृत्य है। इनमें से कौन सा नृत्य एक ऐसा है जो समूह में किया जाता है। उत्तराखंड के नृत्य हैं। तो देखिए छपेली, चांचरी या झोड़ा। तो झोड़ा जो नृत्य है वो समूह नृत्य है यहाँ पर। अगला प्रश्न हम देखेंगे, अंग्रेज़ों द्वारा उत्तराखंड में चाय का बीज मंगवाया गया था। तो कहाँ से मंगवाया गया था अंग्रेज़ों द्वारा उत्तराखंड में चाय का बीज। तो इसका जो सही आंसर है चीन से यहाँ पर चाय का बीज लाया गया था। बात करें उत्तराखंड में चाय की खेती की तो 1935 में ब्रिटिश गढ़वाल हो, चाहे टिहरी रियासत हो, चाहे कुमाऊँ में जो ब्रिटिश कुमाऊँ रियासत थी, वहाँ पर एक साथ चाय की खेती शुरू की गई। 1935 में इन तीनों जगह चाय की खेती शुरू की गई अंग्रेज़ों के द्वारा या जो हमारे टिहरी रियासत थे उनके द्वारा भी। अगला प्रश्न है, कुमाऊँ परिषद के प्रथम अध्यक्ष थे। तो देखिए कुमाऊँ परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पर देखेंगे हम 1916 में स्थापना हुई थी हमारी कुमाऊँ परिषद की। तो उसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे जयदत्त जोशी। कहाँ पर ये बने थे, अल्मोड़ा में। 1917 में जब पहला अधिवेशन कुमाऊँ परिषद का हुआ था वहाँ पर इनको बनाया गया था पहले प्रथम अध्यक्ष जयदत्त जोशी। वैसे इसकी जो स्थापना हुई वो हुई 30 सितंबर 1916 को नैनीताल में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में झंगोरा फसल है, खरीफ की, रबी की या जायद की। इनमें से किस जो ऋतुकाल की फसल है झंगोरा। तो इसका जो सही आंसर है वो है खरीफ। देखिए मई जून में ये बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में ये काटी जाती है झंगोरा। देखिए झंगोरा जो होता है वो धान के साथ यहाँ पर होता है। तो खरीफ की फसल हम मानते हैं यह है झंगोरा। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा मुद्राएं संबंधित हैं। तो इन वंशों में से किस एक वंश से संबंधित हैं अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं। देखिए हमने देखे हैं अमोघबुद्धि प्रकार की मुद्राएं और अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं या छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं। ये तीनों प्रकार की मुद्राएं संबंधित हैं कुनिंद वंश से। इसीलिए जो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं हैं वो भी संबंध है कुनिंद वंश से। इसका जो सही आंसर है वो है कुनिंद। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला है। तो देखिए सबसे कम वन क्षेत्र वाला में कौन सा जिला यहाँ पर उत्तराखंड में है जिसका सबसे वन कम क्षेत्र जिसके पास है। तो इसका जो सही आंसर है वो है उधम सिंह नगर। देखिए उधम सिंह नगर में सबसे कम वन उत्तराखंड में है। जबकि बात करें सर्वाधिक वनों की तो पौड़ी गढ़वाल जो जिला है वहाँ पर सर्वाधिक वन स्थित हैं उत्तराखंड में। अगला प्रश्न, बिरथी जलप्रपात स्थित है। तो देखिए बिरथी जलप्रपात यहाँ पर कहाँ पर स्थित है। तो बहुत आसान ये प्रश्न था। जो बिरथी है वो है पिथौरागढ़ में। बिरथी की अगर लंबाई की बात करें तो 124 से 126 मीटर के बीच में यहाँ पर है। उत्तराखंड का सबसे लंबा जलप्रपात है। पेपर में पूछा जा इसकी लंबाई अगर पूछी जाए तो या तो ऑप्शन में 124 ही मिलेगा या 126 या 125, इन तीनों में से एक ही यहाँ पर देखने को मिलेगा। ज़्यादातर चांस तो यही है। अगला बात करें हम इस दूसरे उत्तराखंड के सबसे बड़े जलप्रपात की तो वो है चमोली में स्थित वसुधारा। ये इसकी जो लंबाई है वो है 112 मीटर। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, भारत का प्रथम पर्यावरणीय या अनुकूल जैव ईंधन का प्रयोग करते हुए विमान किन दो शहरों के बीच उड़ा। तो ऐसा विमान जिसने प्रथम बार पर्यावरणीय व अनुकूल जैव ईंधन का प्रयोग किया वो किन दो शहरों के मध्य उड़ा। तो इसका जो सही आंसर यहाँ पर है वो है देहरादून से दिल्ली। देखिए देहरादून से दिल्ली ये विमान उड़ा जिसने पर्यावरणीय या अनुकूल जैव ईंधन का प्रयोग किया। उत्तराखंड में कौन सा एक वन प्रकार नहीं पाया जाता है। देखिए ये यहाँ पर वन प्रकार हैं, अल्पाइन उष्ण सदाबहार वन, शीतोष्ण पतझड़ वन या कोणधारी वन। तो इनमें से कौन सा एक वन है जो उत्तराखंड में नहीं पाया जाता। अल्पाइन वन देखिए जो ऊपरी वन होते हैं हिमालय क्षेत्र में के ठीक नीचे, वहाँ पर ये भी हमारे यहाँ पाए जाते हैं। शीतोष्ण पतझड़ वन हमारे यहाँ सर्दियों में पाए जाते हैं जो अपनी पत्ते छोड़ देते हैं। कोणधारी वन तो उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो उष्ण सदाबहार जो वन होते हैं जो गर्मी वाले वन होते हैं, उष्ण जो समुद्र के किनारे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, वो उत्तराखंड में नहीं होते हैं क्योंकि समुद्री क्षेत्र तो यहाँ है ही नहीं।
अगला जो प्रश्न है वो है ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर में से पौड़ी कब स्थानांतरित हुई। तो देखिए 1815 में कब्जा हो गया था या जीत लिया था गोरखाओं से अंग्रेज़ों ने उत्तराखंड को। ब्रिटिश गढ़वाल और ब्रिटिश कुमाऊं को उन्होंने अपने पास रखा, जबकि एक हिस्सा जो टिहरी रियासत को सौंपा था। तो इसका जो ब्रिटिश गढ़वाल वाला हिस्सा था उसका जो केंद्र था पहले श्रीनगर था, उसको पौड़ी कब स्थानांतरित किया गया। तो 1840 में इसको पौड़ी स्थानांतरित कर दिया गया। अगला जो प्रश्न है वो है जोशीमठ औली रज्जू मार्ग कब शुरू किया गया। तो देखिए औली एक हिल स्टेशन है, स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध है, शीत क्रीड़ा स्थल इसे माना जाता है। तो जोशीमठ से यहाँ जाया जाता है, तो यहाँ से रज्जू मार्ग जो सुविधा है औली से जोशीमठ से शुरू की गई है। तो कब ये शुरू हुई थी, तो इसका जो सही आंसर है वो है अक्टूबर 1993। देखिए अक्टूबर 1993 में जोशीमठ से औली रज्जू मार्ग की सुविधा शुरू की गई थी। अगला जो प्रश्न है वो है उत्तराखंड में सिडकुल की स्थापना या मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो जो सिडकुल औद्योगिक जो प्रोत्साहन के लिए बनाया गया एक संस्था है उत्तराखंड की, उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है वो है देहरादून में। बात करें सिडकुल की, तो राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड को हम कहते हैं। 2002 में इसकी स्थापना हुई उत्तराखंड के औद्योगिक प्रोत्साहन हेतु। अगला जो प्रश्न है वो है गढ़वाल का प्रथम निर्जातीय समूह किसे माना जाता है। निर्जातीय समूह मतलब प्रथम जो मानव समूह है किसे माना जाता है, जिसने यहाँ पर पहली बार जो यहाँ पर था सबसे स्टार्टिंग में। तो इसका जो सही आंसर है वो है यहाँ पर कोल। देखिए श्री प्रसाद डबराचारण ने भी माना है कि कोली यहाँ के मूल निवासी थे। अगला जो प्रश्न है वो है भारतीय सैन्य अकादमी ने कार्य करना कब आरंभ किया। तो IMA की यहाँ पर बात हो रही है, देहरादून में स्थित है IMA इंडियन मिलिट्री अकेडमी। तो कब भारतीय सैन्य अकादमी ने कार्य करना आरंभ किया। तो 1 अक्टूबर 1932 को भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना हुई और इसी दिन से इसने कार्य करना शुरू किया। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है हरिद्वार पर आधारित न्यूज़ इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। तो कौन में से हैं जिन्होंने हरिद्वार पर आधारित एक पुस्तक लिखी न्यूज़ इन इंडिया। तो इसका जो सही आंसर है वो है जॉन फ्रांसिस वाइट। इनकी ये रचना है न्यूज़ इन इंडिया। अगला प्रश्न है हिंदी के किस महीने में फूलदेई त्यौहार मनाया जाता है। उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध त्यौहार है फूलदेई, बच्चों का त्यौहार हम इसे कहते हैं। फूल जब खिलते हैं पूरे उत्तराखंड में त्यौहार को मनाया जाता है नववर्ष के आगमन पर। तो इसका जो त्यौहार मनाया जाता है हिंदी महीनों के अनुसार तो वो है चैत्र मास में। चैत्र मास में ये मनाया जाता है और कई दिनों तक उत्तराखंड में इसे मनाया जाता है। अगला जो प्रश्न है वो है उत्तराखंड में स्पर्श गंगा अभियान कब प्रारंभ हुआ। तो देखिए स्पर्श गंगा अभियान की अगर हम बात करें उत्तराखंड में, तो जो ये प्रारंभ हुआ या जब ये हुआ तो ये हुआ 2009 में। बात करें गंगा नदी की स्वच्छता के लिए ये बनाए गए अभियान है। तो गंगा नदी की अगर हम बात करें तो गंगा को जो राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था वो किया गया था 4 नवंबर 2008 को। ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया, 4 नवंबर 2008 को। बात करें अगर गंगा एक्शन प्लान की, जब सबसे पहले गंगा को साफ करने का प्रयास किया गया तो गंगा एक्शन प्लान 14 जून 1985 को ये लाया गया था। इसके बाद देखिए गंगा स्वच्छता दिवस जो स्पर्श गंगा अभियान के साथ बनाया गया, जो स्पर्श गंगा अभियान था 2009 में, वो 17 दिसंबर को हुआ था। इसी के साथ स्वच्छता दिवस की घोषणा की गई थी 17 दिसंबर को। गंगा स्वच्छता दिवस माना जाता है 17 दिसंबर। एक और अभियान जो गंगा के लिए बना था वो था नमामि गंगे। 7 जुलाई 2016 को नमामि गंगे प्रोजेक्ट भी कार्य करना शुरू किया। तो ये थे गंगा से संबंधित कुछ अभियान। अगला प्रश्न है गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें तो स्थापना हुई थी 1973 को। कुमाऊं विश्वविद्यालय की भी 1973 में ही हुई। अब गढ़वाल विश्वविद्यालय को जो नाम मिला हेमंत नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, तो उसका जो नाम मिला वो हुआ 1990 में। जबकि 15 जून 2009 को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा इसे दिया गया। 15 जनवरी 2009 को इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया, जो कि उत्तराखंड की एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है। अगला जो प्रश्न है वो है सोंग नदी की सहायक नदी है। किस नदी की सहायक नदी है सोंग नदी। इनमें से कौन सी वो नदी है जिसकी सहायक सोंग है। तो देखिए बहुत ही ढीला ढाला ये प्रश्न था। इस प्रश्न में बिल्कुल भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं थी। एक ही ऑप्शन यहाँ पर उत्तराखंड की नदी का है, वो है गंगा, और गंगा की सहायक नदी है सोंग। देहरादून के आसपास ये मिलती है, प्रसिद्ध ये सहायक नदी है सोंग गंगा की। देखिए जबकि अन्य ऑप्शन ब्रह्मपुत्र, कावेरी तो कहीं भी देखने को नहीं मिलते। सिर्फ ऑप्शन कंफ्यूज सिर्फ एक बात पे हो सकता था कि इनमें से अगर कोई नहीं होगा तो, लेकिन गंगा की प्रसिद्ध सहायक नदी है सोंग, तो याद करने की ज़रूरत भी नहीं थी। अगली जो यहाँ पर प्रश्न थोड़ा गलत टाइप हो गया है, तो राष्ट्रीय शीत जलीय होना था। राष्ट्रीय शीत जलीय
मत्स्य पालन शोध केंद्र कहाँ स्थित है? जो शीत जलीय मत्स्य पालन शोध केंद्र है राज्य में, वो कहाँ पर स्थित है? शीत जलीय मतलब जो ठंडा होता है, जो जल का, वो मत्स्य पालन केंद्र कहाँ पर स्थित है, शोध केंद्र? तो इसका जो सही आंसर है वो है भीमताल। भीमताल देखिए नैनीताल में स्थित है ये स्थान। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दून उत्तराखंड का भाग नहीं है? देखिए उत्तराखंड में दून घाटियाँ पाई जाती हैं, एक संरचना है भूमि की ये, तो कहाँ पर ये कौन सा दून उत्तराखंड में यहाँ पर नहीं है इनमें से? तो बात करें अगर हम पाटली की, तो पाटली जो दून है वो है हमारा नैनीताल में, कोटा दून भी हमारा नैनीताल में ही स्थित है, हर की दून देखिए हमारा उत्तरकाशी में है, बाटा यहाँ पर स्थित ऐसा कोई दून नहीं है। अन्य दून की अगर हम बात करें तो कोठारी और चौखम ये 2 दून पौड़ी में है, पतली और कोटा नैनीताल में है। बात करें हम हर की दून तो उत्तरकाशी में है, और देहरादून तो हम सब जानते हैं, देहरादून एक जिला ही है। एक अन्य प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पृथक पर्वतीय राज्य परिषद का गठन कब किया गया? तो कब इनमें से उत्तर प्रदेश में पृथक पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किया गया उत्तराखंड के निर्माण हेतु? तो 1973 में ये निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर हम देखेंगे, उत्तराखंड की प्रादेशिक भाषा में भूकंप के बारे में जन जागरूकता हेतु बनी फिल्म कौन सी है? तो कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो उत्तराखंड की जो प्रादेशिक भाषा है गढ़वाली या कुमाऊनी, तो गढ़वाली में ये फिल्म बनी थी। इसका जो जन जागरूकता के लिए बनी फिल्म है, इसका जो नाम है वो है डांडी कांठे की गोद माँ। देखिए डांडी कांठे की गोद माँ ही भूकंप के बारे में जन जागरूकता हेतु बनी गई थी। अगला प्रश्न है, अलकनंदा का उद्गम है, तो इनमें से कौन सा एक अलकनंदा का उद्गम है? तो बिल्कुल आसान प्रश्न ये भी था। जो अलकनंदा का उद्गम है वो है सतोपंथ, चमोली में जो सतोपंथ हिमानी है वहाँ से निकलती है अलकनंदा, गोमुख से निकलती है गंगा, पिंडारी से पिंडर, और कफनी है बागेश्वर में। अगला जो प्रश्न है वो है ब्रह्मदेव संबंधित है। तो देखिए ब्रह्मदेव किस वंश से संबंधित एक सम्राट है? तो कत्यूरी वंश का अंतिम सम्राट हम मान सकते हैं ब्रह्मदेव को। अगला प्रश्न है, लीसा या लीसा निम्नलिखित में से किस पेड़ का जैव उत्पाद है? तो देखिए लीसा टिपान उत्तराखंड में अंग्रेज़ों के शासन में बहुत प्रसिद्ध एक उद्योग था। तो लीसा जो निकलता है वो निकलता है चीड़ के पेड़ों से। देखिए चीड़ के पेड़ों से निकलने वाले लीसे से कई सारा तेल बनाया जाता है। इससे तारपीन का जो तेल होता है वो भी शायद इसी से बनाया जाता है। बहुत औद्योगिक दृष्टि से बहुत ही यूजफुल पौधा है तो या पेड़ है चीड़। अगला प्रश्न है, मौलाराम की चित्रकला प्रसिद्ध है। तो कौन सी चित्रकला के लिए मौलाराम प्रसिद्ध है, या मौलाराम की कौन सी चित्रकला प्रसिद्ध है? देखिए कांगड़ा, बजौली, गढ़वाल या गुलेल। तो गढ़वाल शैली के लिए प्रसिद्ध है मौलाराम। परमार शासकों के काल में रहे, मुख्य चित्रकार के पद पर आसीन रहे। 4 शासकों के समय में इन्हें ये पद दिया गया। वो थे प्रदीप शाह, ललित शाह, प्रद्युमन शाह और जयकृत शाह। इन चारों के शासनकाल में बहुत ज़्यादा उन्नति की थी मौलाराम ने श्रीनगर में। मौलाराम जो संग्रहालय है वो आज भी श्रीनगर में स्थित है। अगला प्रश्न है, डालियों का दगड़िया गैर सरकारी संस्था के संस्थापक कौन हैं? तो देखिए डालियों का दगड़िया जो एक गैर सरकारी संस्था थी पेड़ों के वृक्षारोपण हेतु या पर्यावरण के बचाव हेतु, तो इसका जो निर्माण किया था वो किया था प्रसिद्ध पर्यावरणविद चंडी प्रसाद भट्ट जी ने। देखिए चिपको आंदोलन से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा नाम है चंडी प्रसाद भट्ट। बहुत सारे अवार्ड इनको मिल चुके हैं। 1982 में रेवन मैग्सेसे अवार्ड जो एशिया का सबसे बड़ा अवार्ड है दिया जा चुका है। अगला जो प्रश्न है, उत्तराखंड की राज्य तितली है। तो देखिए उत्तराखंड की जो राज्य तितली यहाँ पर है तो उसको जो नाम है इनमें से वो है कॉमन पिकॉक। और बात करें उत्तराखंड राज्य तितली के असली नाम की तो वो है, वैज्ञानिक नाम की तो वो है पेपिलियो बाइनर। देखिए पेपिलियो बाइनर इसका रियल नाम है, पेपिलियो बाइनर। और 2016 में उत्तराखंड ने इसे अपने राज्य तितली के रूप में अपनाया और भारत का दूसरा राज्य उत्तराखंड बना जिसने अपनी तितली को अपनाया है। अगला जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा रेल मार्ग उत्तराखंड का नहीं है? तो देखिए रामपुर, काशीपुर, मुरादाबाद, हरिद्वार, रायवाला, डोईवाला, काठगोदाम, हल्द्वानी, बरेली और काशीपुर, खटीमा, टनकपुर। ये काशीपुर, खटीमा, टनकपुर है, ये ऐसा रेल मार्ग उत्तराखंड का नहीं है। यहाँ पर ऐसा रेल मार्ग उत्तराखंड में नहीं है। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो देखिए टिहरी राज्य प्रजामंडल टिहरी को राजशाही से मुक्त करने के लिए, जनता पर हो रहे अन्याय को कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना यहाँ पर की गई थी। देहरादून में स्थापना की गई, चुकोवाला मोहल्ले में स्थापना हुई, 23 जनवरी 1939 को हुई और श्रीदेव सुमन की इसमें मुख्य भूमिका रही। तो ये था टिहरी राज्य प्रजामंडल। और देखिए आज का जो अंतिम प्रश्न हमारा यहाँ पर है वो है, उत्तराखंड के दुर्लभ वन्य प्राणियों की सुरक्षा हेतु किस स्थान को अभ्यारण्य के रूप में विकसित किया गया? तो इनमें से कौन सा वो स्थान था जिसे दुर्लभ वन्य प्राणियों की सुरक्षा हेतु
अभ्यारण्य के रूप में विकसित किया गया। तो बहुत आंसर सही आंसर से बहुत आसान इसका आंसर था। एक ही तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पर इन चारों में से, वो है बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। 1988 में ये स्थापित की गई थी। 47.07 वर्ग किलोमीटर में इसकी स्थापना की गई। तो देखिए दोस्तों, ये थे उत्तराखंड के इस प्रश्न पत्र से संबंधित प्रश्न, और इससे जुड़े हुए 2-4 प्रश्न हमने और भी किए थे। हर प्रश्न से जुड़े हुए कुछ ना कुछ प्रश्न हमने देखे कि किसी इस प्रश्न से जुड़ा हुआ ये प्रश्न भी आ सकता है। देखिए ये प्रश्न, इनमें से बहुत सारे प्रश्न बहुत बार रिपीट भी हुए हैं। तो देखिए बहुत ज़रूरी है ओल्ड पेपर्स को भी देखना, पुराने प्रश्न पत्रों को देखना, वहाँ पर उत्तराखंड के प्रश्नों का एनालाइज करना। जुड़े रहिए। धन्यवाद। आपको अगर आप इस सीरीज़ को पूरा देखेंगे तो ज़रूर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। धन्यवाद।